एक दूसरा टर्म है, क्या है, टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स, है ना, नेचर बताना है। रूट्स यानी हम अभी पहले बताए कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा वेरिएबल है उसका टू वैल्यू आता है और उस टू वैल्यू को रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है, जो आंसर हमारा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी जो रूट्स हमारा आया उसका नेचर बताना है। तो एक टर्म हम आपको कॉन्सेप्ट में दिए थे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का ही एक एक्सप्रेशन है, उसी से लिया गया है। तो उसको हमने उसका हम यूज क्या करते हैं, तो नेचर बताने में करते हैं। और नेचर क्या है, तो उसको एक एक चीज करके हम यहाँ देखें। तो आप यहाँ देखो, जो नेचर है, तो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी डी को हम क्या बोले थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी का जो वैल्यू आएगा अगर 0 के इक्वल होगा तो वैसे रूट्स को बोलते हैं, तो बोलेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी कैसे होगा हम उसको एक एक चीज करके बताएंगे, आप बस पेशेंस रख करके आप मेरी बातों को सुनो। तो यहाँ देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आप रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। अब दूसरा टर्म आता है इसमें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी जब इस टर्म को आप सॉल्व करोगे और उसका वैल्यू 0 से ऊपर आए, 1 2 3 8 9 कुछ भी आए, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखें कि जब डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करो और 0 के इक्वल आता है तो इसका नेचर हो गया, इसी को बोलते हैं टू एग्जामिन द नेचर। बिना सॉल्व किए हुए, क्वेश्चन में आपका आएगा कि विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए हुए आपको बताना है कि उसका नेचर क्या है। तो बिना सॉल्व किया मतलब ये नहीं कि बिन सॉल्व ही नहीं करें, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि बस इसका वैल्यू निकालना है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, पूरा को सॉल्व नहीं करना है, बस डिस्क्रिमिनेंट को ही सॉल्व कर दोगे। और डिस्क्रिमिनेंट का जो मतलब है कि वो आपका नेचर बताने में हेल्प करता है। अब आप समझ गए कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ देखो एक चीज और है, एक टर्म और है इसमें, अगर आते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम हो, 0 मतलब क्या, नेगेटिव में चला जाए, तो यहां आपको लिखना होगा नेचर के लिए कि रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल, ओके, रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप यहां देखें कि नेचर बताने के लिए तीन ही चीज चाहिए कि d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। तो ये बस तीन ही टर्म है और तीन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप आसानी से इसका नेचर बता सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है हम उसको करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखो कि दो क्वेश्चन मैं लिख रखी हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें क्या है कि विदाउट सॉल्विंग इस पे आपको नेचर पे कमेंट करना है कि इसका नेचर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आप लिख लो, सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और जिसको सॉल्व करना है। तो इसका डी के लिए आपको क्या हम लिखवा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि बी किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं और ए किसको बोलते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर यानी कि जो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट 7, ये हो गया ए, ओके। और यहाँ पे जो वन वेरिएबल जिसका पावर 1 है, उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट है यानी कि -9, साइन भी लिखा जाता है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, -9 ये बी के जगह पर हो गया और ये लास्ट वाला जो टर्म है +2 ये हो गया सी के जगह पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इस चीज को सुन चुके थे। तो यहाँ पर पहले आप इसको लिखोगे कि a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -9 एंड c इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ नोटिस किए इस चीज को कि x के साथ -9 था तो हम यहाँ -9 लिखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो a b c ढूंढ लिए। अब नेचर बताने के लिए आपको चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप a b c ढूंढ चुके हो तो आप यहाँ वैल्यू डाल दो। b क्या है -9,
तो -9, इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल दो, -4, ए की जगह पर 7 और सी की जगह पर 2, माइनस माइनस प्लस 81, माइनस 4 7 जा 28 और 28 2 जा 56 आ गया। अब यहाँ देखो इसको करोगे -11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो आप यहाँ देखो यह क्या आया स्टूडेंट 25, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है 25। तो आप खुद सोचो कि 25 क्या 0 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। 25 क्या निगेटिव में है, वो भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 25 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा नेचर इसका, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है स्टूडेंट। तो आप बस कितना आसान है, टॉपिक को आप सुनोगे और बस कंपेयर करोगे, तो यहां लिख दो सिंपली कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है, और यही थोड़ा सा स्लिप कर गया तो गए। तो एक जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करके यहाँ देखा, तो इसका नेचर आपको विदाउट सॉल्विंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सॉल्व ही नहीं करो। विदाउट सॉल्विंग का मतलब है बस नेचर के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो लिखे हुए थे इसको भी देख लेते हैं। 2x² + 8x + 9 = 0। इसका भी बिना सॉल्व किए नेचर बताना है, वो आपको कंसेप्ट में दिया रहेगा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा रहेगा यहाँ कि विदाउट सॉल्विंग कमेंट द नेचर, नेचर को आपको बताना है। तो इसको भी जैसे उसको सॉल्व किया उसको यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ अब खुद से ध्यान से देखोगे, यहाँ लिखेंगे a, तो a की जगह पर तुरंत आप क्या बताओगे 2, क्योंकि जो हम बोले कि हाईएस्ट पावर जिसका 2 रहता है उसका कोफिशिएंट हो जाता है a, तो a हो गया यहाँ पर 2। फिर b, तो b x के साथ वाला, तो b हो गया 8 एंड c हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b² - 4ac, तो b के जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर 4 2 और ये हो गया 9। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 2 जा 8 72 है ना, आया 4 2 जा 8 8 9 जा 72। अब इसको आप सॉल्व करो देखो कितना आता है। तो यहाँ 12 में से 4 गया 8 और हो जाएगा कितना, यहाँ आ गया -8। ठीक है, अब देखो कि जब -8 आया तो 8 नहीं पॉजिटिव है और नहीं 0 के इक्वल है। तो क्या बताए थे कि अगर d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल, इट इज एन इमेजिनरी। तो यहाँ आप लिखोगे सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि बिना सॉल्व किए हम नेचर कैसे बताते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आगे और देखें कि क्या करना है। अब यहाँ देखिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। तो अभी हम एक टॉपिक सिखाया आप लोगों को नेचर के बारे में। तो नेचर कैसे निकालते थे, तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जब 3 कंडीशन आपको बताए थे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो क्या होता था नेचर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर बोलते हैं कि ग्रेटर देन, तो उसके कंडीशन में होता है रियल एंड इक्वल। और अगर बोलते हैं कि निगेटिव में चला जाता है तो इमेजिनरी। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, उसमें से k का वैल्यू निकालना है, जबकि रूट क्या है डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल रहता तब क्या होता, d का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट एंड रियल है, यानी क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि नेचर का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको रखते हुए बनाइएगा। अगर है तो इजी, लेकिन अगर ये चीज दिमाग से निकल गया तो फिर नहीं बन पाएगा। अब यहाँ देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले आप लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x² - 6x + k = 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे, पहले तो आप लिखो a b और c, क्योंकि नेचर में क्या है b² - 4ac। तो यहाँ पे आप पहले a b c को फाइंड करो। a क्या हो जाएगा, स्क्वायर का जो x² का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है ये b हो जाएगा -6, और c की जगह पर क्या है k है ना। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि सिंस रूट आर
रूट्स आर इक्वल, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल, डिस्टिंक्ट एंड रियल। यहाँ गिवन है स्टूडेंट डिस्टिंक्ट एंड रियल, therefore d is greater than 0, है ना। अब d क्या है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ आप लिख दो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट एंड रियल था इसलिए ग्रेटर देन 0। अब यहाँ रीजन देना जरूरी था, वो लिख दिए। अब आप देखो b क्या है, -6, 4, a के जगह पर आप 3 डाल दो और c के जगह पर आप k डाल दो, इज ग्रेटर देन 0। अब यहां आ जाएंगे, ये हो जाएगा 36 माइनस 12k इज ग्रेटर देन 0। अब यहां देखें कि अब ग्रेटर देन 0 तो आ गया, अब निकालना है आपको किसका, k का वैल्यू। तो k का वैल्यू निकालना है तो k को तो सब्जेक्ट बनाना होगा, तो आप क्या करोगे, -12k को यहीं रहने दो और ये टर्म 36 इस तरफ चला जाएगा, तो साइन यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप देखो कि k का वैल्यू निकालना है, यानी कि k के साथ जो -12 है उसको आपको हटाना होगा। तो कैसे हटेगा वो स्टूडेंट, तो एक लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर था जिसमें हमें कॉन्सेप्ट दिए थे कि निगेटिव नंबर से अगर किसी बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रेटर है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कब होगा, जब निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तब। तो यहाँ आप कर दो -12k, तो अगर -12 से हम किए डिवाइड तो ये ग्रेटर हो जाएगा क्या, लेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और -12 से हम डिवाइड क्यों किए, क्योंकि यहाँ -12 को k के साथ हटाना था, तो रिमूव करने के लिए ये चेंजिंग आपको लाना होगा। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, अब k क्या हो गया, k इज लेस देन, ये 3 टाइम्स में जाएगा, k इज लेस देन 3, तो ये हमारा हो गया k का वैल्यू। तो अगर आपको नेचर नहीं पता होता, जहां भी नेचर दिखाना हो तो डिस्क्रिमिनेंट का ही आपको हेल्प लेना होगा। ठीक है, तो ये k का वैल्यू आ गया। आगे देखते हैं और क्या करना है। अब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करने का बिल्कुल अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपको कुछ बताए हैं। अब यहाँ जो टॉपिक लिखे हैं, यहाँ क्या है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का एक चैप्टर ही 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो 9th क्लास में जो फैक्टराइजेशन था उसमें बहुत सारा टर्म था, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म, स्प्लिट करना, तो उसको यूज करके यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ टॉपिक में ही दिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज करना है। ओके, तो आप यहाँ देखो कि क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि फर्स्ट और लास्ट को करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो आप देखो कि x स्क्वायर इंटू -24 है ना, लास्ट टर्म है -24 और ये है x स्क्वायर, दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा -24x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान में ये रखना है x को लिखना ही होगा, तो ऐसे आप समझो कि 24 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो 24 को 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि दोनों दो नंबर जो हम ढूंढेंगे तो प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी कि ये वाला टर्म आना चाहिए, -10x, और मल्टीप्लाई करने पर -24x स्क्वायर आना चाहिए। तो छोटा छोटा टर्म तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, कभी कभी बड़ा टर्म आ जाता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत होती है स्टूडेंट। तो प्रैक्टिस की चीज है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और मैथ्स जो है प्रैक्टिस की ही चीज होती है। तो ऐसे इसका एक टेक्निक बताते हैं, उसको आप देखो। जैसे मान लो एक छोटा ही टर्म में बताते हैं 24 है, तो 24 को आप ऐसे लिखो, या कितना टाइम में जाएगा, 12 टाइम में, 6 टाइम में, और ये हो गया 3 टाइम में। तो यहाँ आप देखो ये रफ वर्क है, तो ये आपको समझाने के लिए है कैसे मिडिल टर्म होगा और कैसे इसको स्प्लिट करना है। तो 2 यहाँ देखें कि 2 2 2 और 3 ये 4 टर्म आया आपको, इन्हीं 4 टर्म में से हम 2 नंबर ढूंढेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर -10x आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ तो बहुत आसानी से आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है ना, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो 12 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 10 है ना, तो एक नंबर आ गया 12, एक आ गया 2। तो यहाँ पर आप कर लोगे x स्क्वायर -12x प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखो अभी जो हम तरीका जो बताया कि क्या होना चाहिए, तो देखो तो -12x में से
प्लस 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि मिडिल टर्म हमारा -10x था आ गया। उसके बाद आप देखो -12x को मल्टीप्लाई करोगे अगर 2x से तो क्या हो जाएगा, -24x। तो वैसा ही दो नंबर ढूंढना चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, तो जो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट था वो आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन था। और एक चीज बनाते वक्त ध्यान देना होता है कि जो फर्स्ट वाला साइन है वो साइन को पहले लिखेंगे, जबकि यहाँ +2x 12x और -2x लिखेंगे तब भी 10x होगा स्टूडेंट। लेकिन ऐसा करने से कभी कभी गलती होने का चांसेस होता है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखो कि जो पहला वाला साइन है उसको पहले लिखना चाहिए। ओके, अब आते हैं ग्रुप फैक्टराइजेशन। तो ग्रुप फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो इसका ये दो का ग्रुप बना लिए, ये दो का ग्रुप बना लिए, ये भी हम लोग पढ़े प्रीवियस क्लास में। अब इन दोनों में देखो तो कुछ कॉमन है क्या, फैक्टराइजेशन का बहुत मेन पार्ट होता है ग्रुप फैक्टराइजेशन, और उसमें क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन लेंगे निकले के लिए, अब देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ऑब्वियसली x कॉमन दिख रहा है तो x ले लिए। यहाँ क्या बच गया x, यहाँ बच गया 12। ठीक है, अब यहाँ देखो अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो x तो दोनों में नहीं है, 2 कॉमन है, तो आप क्या करोगे, 2 ले लोगे कॉमन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ एक और चीज बहुत ध्यान मार्केबल है स्टूडेंट, वो क्या है कि देखो जो हम ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म लिए हैं वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी डिफरेंसेस होगा, अगर साइनिंग का डिफरेंसेस क्यों ना हो, तो ऐसा अगर डिफरेंसेस हो जाएगा तो फिर आपका वो समझिए कि आपका प्रोसेस कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो x-12 यहाँ भी है, x-12 यहाँ भी है, यानी कि आप सही जा रहे हो। आप फिर से देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आप देखो तो x-12 दोनों में कॉमन है, तो फिर से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लिया x-12, तो जब ये कॉमन ले लिए तो यहाँ जब ये बाहर आ गया तो ये क्या बचा, यहाँ पे x बच गया, यहाँ प्लस और यहाँ क्या बचा 2, क्योंकि x-12 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ है, आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x जो भी वेरिएबल होता है उसका 2 वैल्यू आता है ना। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू आया, तो यहाँ देखो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो इसको जीरो प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। तो आप देखो आइदर 0 और 0, तो इन दोनों को सेपरेटली कर करके हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, x-12 इज इक्वल टू 0 और x plus 2 is equal to 0, this is equal to 0 and this equal to 0। अब आप देखो तो x को सब्जेक्ट बनाओ 12 और x का वैल्यू फिर यहाँ क्या हो जाएगा -2, यानी जो x का वैल्यू आया क्या है 12 और -2। तो ये हमारा हो गया रूट ऑफ द इक्वेशन। जो हमारा सॉल्यूशन आता है, जो आंसर आता है उसको रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ x का 2 वैल्यू आया। तो उम्मीद है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किए। अब है कि ये तो था कि ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसको सॉल्व कर लिए। अब आते हैं इधर, अब एक टाइप का क्वेश्चन और लिखे में, तो ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तो क्या करोगे, तो यहाँ देखो कि 2x - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर 2x को हम a एज्यूम कर लें और 3 को हम b एज्यूम कर लें, तो a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² - 2ab + b²। तो उसी फार्मूले पर हम इसको ब्रेक करेंगे, करते हैं। हाँ, इसको ऐसे लिख दिए। अब इसको इसी तरह से सॉल्व करते चले जाएं। इसको हो जाएगा क्या, 4x² - 2 2 4 4 3 12, 12x + 9 = 49। अब इक्वेशन जब बना रहे हैं तो क्या करेंगे, 49 को आप इधर ले आओगे, इसको थोड़ा और से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले भी बताया है कि जब भी कोई इक्वेशन आप लाएं तो उसको सिंपल फॉर्म में लाएं। तो आप देखिए इसके साथ भी 4 है, इसके साथ भी 4 है और इसके साथ भी 4 है, यानी जो तीनों जो टर्म है सबके साथ 4 है। तो 4 को हम ले लेते हैं कॉमन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस टर्म डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे इसको किए तो x² 3x - 10। ठीक है, अब फिर से आप देखो इस टर्म में आ गया जो कि यहाँ पर आपका ऑलरेडी दिया हुआ था। अब यहाँ इतना सॉल्व किए तब ये टर्म आया। अब फिर इसको क्या करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी जस्ट आपको सिखाया।
तो 10 है, तो 10 सिंपल है, तो 5 2 जा 10, तो 5 और 2 का रिलेशन है, 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप देखिए कि दो ही नंबर है, तो प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आ गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 10x² आ जाएगा। अब देखो कैसे, 5 2 जा 10, यहाँ माइनस था तो पहला साइन हम माइनस लिए, तो 5x, लेकिन 5x में से अगर 2x को माइनस करेंगे तब जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 2x। अब देखो -5x प्लस 2x, इसमें प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3x, और जब -5x और इंटू 2x करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -10x²। तो यही चीज बस ध्यान देना है कि जो दो नंबर हम ढूंढेंगे तो उनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो दोनों का प्रोडक्ट होगा ना फर्स्ट और लास्ट का, वो आना चाहिए। अगर ये चीज आपका क्लियर हो गया तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब आप फिर ग्रुप कर लो, ग्रुप फैक्टराइजेशन। देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म सेम सेम आया, x - 5 बिल्कुल सही है। फिर से आप कॉमन लो, अब इसमें x - 5, इसमें भी x - 5 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x + 2। अब आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0, यानी x = 5 हो जाएगा और x = -2। तो यहाँ x का जो वैल्यू आया क्या आया, एक आया 5 और एक आया -2। तो ये था हमारा कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो अगर ऐसा टॉपिक दिया रहेगा तो आपको इसी मेथड को यूज करना होगा। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ओके।